Hello everyone, this is Saif here and welcome back you all to this learning platform which is the next step education guys। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो टाइम टू टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट। जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो आई पर्सनली रिकमेंड इन क्लासेस को देखने से पहले उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। उस क्लास पर जाने के लिए या तो अपने स्क्रीन के राइट साइड में जो आएगा आइकन है वहाँ से भी जा सकते हैं आप, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली उस क्लास पर जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फॉर एग्जांपल दिया है उसने ए का रेशो बी के साथ 2:3 एंड बी का सी के साथ 5:7 एंड पूछा है उसने सी का रेशो ए के साथ बताइए एंड ए बी सी तीनों का एक साथ कंबाइंड रेशो बताइए। ठीक है, ए का रेशो बी के साथ दिया है उसने 2:3 एंड बी का सी के साथ 5:7 दिया है, तो हम कैसे लिखेंगे? बी यहां पर भी है और यहां पर भी, तो इसके नीचे ही हम लिख लेंगे 5 एंड सी की जगह पर लिख लेंगे 7, सी को लिख लेंगे यहां पर। ठीक है, डायरेक्टली भी मैं आपको समझा चुका हूं, डायरेक्टली भी हम कैसे कर सकते हैं, या तो ये टर्म यहां पर कॉपी कर लो, जहां पर खाली जगह है उसके बराबर वाला टर्म कॉपी कर लो। जैसे मैं यहां पर 3 लिख लेता हूं, यहां पर खाली जगह है तो 5 यहां पर लिख लेते हैं और डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे, मतलब जब हमारा ये आंसर आता है तो हम चेक करते हैं कि कोई नंबर अगर तीनों के तीनों रेशो को डिवाइड कर देता है तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब है कि रेशो वो वैल्यू होती है जो बिल्कुल लीस्ट वैल्यू होती है किसी भी फिगर की। ठीक है, ये मैं बेसिक क्लास में आपको समझा चुका हूँ, उस क्लास में आप अच्छी तरह से देख लेना। अब इसने पूछा है क्या? सी रेशो ए। सी का क्या आया है मेरे पास 21 एंड पूछा है उसने सी का ए के साथ, तो ए है 10, आंसर हो जाएगा मेरा 21:10। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था ए रेशो बी रेशो सी, तो ये तो डायरेक्टली ए रेशो बी रेशो सी आ ही रहा है। दोबारा से फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। करते क्या है, हम ए का रेशो बी के साथ 2:3 था एंड बी का रेशो सी के साथ 5:7 था, तो हम क्या करते हैं, या तो हम बराबर से टर्म को कॉपी कर लेते हैं जहां पर खाली जगह होती है, इस टर्म को यहां पर कॉपी कर लेंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। अदरवाइज आप अगर नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइम को बचाने के लिए 7 के ऊपर टर्म नहीं है तो उसके बराबर में मल्टीप्लिकेशन करा दो, 7 3 जा 21। ठीक है, यहां पर टर्म दोनों है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन करा दो, यहां पर टर्म है ही नहीं तो इसके बराबर वाले टर्म की मल्टीप्लिकेशन करा दो, 5 2 जा 10। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हमारा आ जाता है। नाउ कंडीशन हो गई चेंज। ए का रेशो बी के साथ दिया है उसने 1:2, बी का रेशो सी के साथ दिया है 3:4 एंड सी का रेशो डी के साथ दिया है 5:6 एंड उसने कुछ उल्टा सीधा सा पूछ लिया है सी डी ए बी बताइए। पहली चीज तो ये कि यहां पर 3 टर्म के बजाय 4 टर्म दे दिए उसने और फिर उल्टा सीधा पूछ लिया है, लेकिन सिंपली उसी तरीके से होगा। ए का रेशो बी के साथ दिया है उसने 1:2, अब बी का सी के साथ दिया है 3:4, तो बी के नीचे मैं 3 लिखूंगा और यहां पर सी लगाऊंगा और 4 लिख दूंगा मैं सी के नीचे। एंड सी का डी के साथ दिया है 5:6, तो सी है 5 एंड डी आ जाएगा मेरा 6। ठीक है, सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट, जहां पर खाली जगह है बराबर वाला टर्म कर लो कॉपी। या फिर एक और ज्यादा टाइम वाला इसमें मेथड हो सकता था कि ए बी और सी डी से, ए बी एंड बी सी से ए बी सी निकाल लेते, फिर उसके बाद सी डी नीचे रख के ए बी सी डी निकाल लेते, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, खाली जगह पर जहाँ पर खाली जगह है बराबर वाला टर्म कर लो कॉपी। ये टर्म ले आओ यहाँ पर एंड यहाँ पर, ये टर्म ले आओ यहाँ पर, ये टर्म ले आओ यहाँ पर एंड ये टर्म ले आओ यहाँ पर एंड यहाँ पर ये टर्म आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट करा दो मल्टीप्लीकेशन। 6 4 जा 24, 2 जा 48, 5 4 जा 20 एंड 22 जा 40, 5 3 जा 15, 2 जा 30 एंड 5 3 जा 15, 1 जा 15। आंसर आ जाएगा 15:30:40:48। अब ये जो रेशो है ये है हमारा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, लेकिन उसने पूछा है सी डी ए बी। कोई बात नहीं, जिस तरह से भी दिया हुआ है उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं और आंसर बता देते हैं। उसने पूछा है सी डी ए बी, अब सी डी
CD है 40, 48 एंड AB है 15 एंड 30। तो आंसर आ जाएगा मेरा 40:48:15:30। अगर वो किसी भी तरह से पूछ ले, ABDC पूछ ले, उसी तरह से हम वैल्यू उसके सामने पुट कर देते हैं और हमारा आंसर डायरेक्टली इसका आ जाता है, कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। सुनाओ, देखते हैं क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ x इज इक्वल टू 1/3y एंड y इज इक्वल टू 1/2z, देन x का रेशो y के साथ एंड y का रेशो z के साथ, x y z का कंबाइंड रेशो हमें बताना है, क्या आएगा। तो यहां पर दिया है x इज इक्वल टू 1/3y, इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y/3। y मल्टीप्लीकेशन में है तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन होती है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। x इज इक्वल टू y/3 लिख लेता हूं, ये है मल्टीप्लीकेशन में, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो मैं लिख लेता हूं इसको x/y इज इक्वल टू 1/3। डायरेक्टली भी हम इसको लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा, x/y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x का रेशो y के साथ हो जाएगा 1:3। ये फाइनल टर्म इस टर्म का मेरा आ गया। अब दूसरा टर्म दिया है उसने y इज इक्वल टू 1/2z, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, z आ जाएगा नीचे, तो मतलब y/z इज इक्वल टू हो जाएगा 1:2। सॉरी, y/z इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और रेशो में हो जाएगा y/z इज इक्वल टू 1:2। ये फाइनल टर्म मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है x y z, तो बिल्कुल बेसिक पे चला गया ना, ये जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था। x का रेशो y के साथ एंड y का रेशो z के साथ, x का रेशो y के साथ 1:3 एंड yz क्या है 1:2, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, z की जगह पर 2, सीधा सीधा 2 3 जा 6, 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1। तो रेशो आ जाएगा मेरा x y z का रेशो आ जाएगा 1:3:6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U इज इक्वल टू 2:3 एंड वैल्यू पूछी है MP प्लस NR प्लस OT का रेशो MQ प्लस NS प्लस OU के साथ क्या होगा। तो मैं इसको किस तरह से लिख लेता हूं, P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U इज इक्वल टू है 2:3। तो 2:3 को मैंने लिख लिया 2/3, ठीक है। वैल्यू इसकी पूछी है, अभी इसकी बात नहीं करते हैं। तो P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/Q इज इक्वल टू दिया है 2:3। तो मतलब ऊपर वाला टर्म जो है मेरा जिसको हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर, P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपस में बराबर हैं और सबकी वैल्यू 2 है। अगर मैं P का जिक्र करूंगा, P की वैल्यू भी 2, R की वैल्यू भी 2 एंड T की वैल्यू भी 2। ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई। अब डिनोमिनेटर Q इज इक्वल टू S इज इक्वल टू U इज इक्वल टू दिया है 3। तो अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी Q की तो भी 3 मुझे रखना पड़ेगा, S की जरूरत पड़ेगी तो भी 3, U की पड़ेगी तो भी 3। एक तरीका और हो सकता है इसका कि मैं इसको 2x मान लूँ, लेकिन x के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट करेंगे, टाइम हमारे पास इतना होता नहीं है, ठीक है। मुझे वैल्यू चाहिए MP M, अब P की जगह पर P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2, तो P की जगह पर आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस NR, N इज इक्वल टू R की जगह पर भी 2 प्लस OT, O एज इट इज एंड T की जगह पर भी 2, और मैं लिख लेता हूं इसको रेशो को अपॉन में। यहां पर क्या है M और दिया है Q, तो Q की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 3 प्लस यहां पर दिया है N और S की जगह पर भी 3 इसी तरह से, एंड फिर दिया है O और इसी तरह से 3 यहां पर, यह है O, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या हुआ, ऊपर 2 कॉमन आ गया और बचा मेरा M
प्लस एन प्लस ओ, नीचे 3 कॉमन आ गया और बचा मेरा m प्लस एन प्लस ओ। m प्लस एन प्लस ओ से m प्लस एन प्लस ओ खत्म एंड फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 2:3। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसने पूछा है MP प्लस NR प्लस OT का रेशो इससे है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देन इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी वैल्यू आएगी 2:3। देख लीजिए यहाँ पर भी 2:3 था, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से घुमा के देता है तो देखते ही डर लग जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है दम उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A/B इज इक्वल टू 3:4, B/C 5:7 है एंड C/D 8:9 है एंड फाइंड करना है A/D। एक चीज़ और, कोई भी क्वेश्चन इनमें ऐसा नहीं है जो एग्जाम्स में पूछा ना गया हो कई बार। ठीक है, तो उसने AB, BC और CD का दिया है एंड डायरेक्ट AD का पूछ लिया है। अब डायरेक्ट AD हम इस तरह से भी चेक कर सकते थे, यहाँ पर A है 3, ठीक है, और D है 9, तो AD डायरेक्ट हम 3:9 क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि AB, BC एंड CD अलग अलग रेशो है, तो हमें निकालना पड़ेगा ABCD। ABCD जैसे ही हम निकाल लेंगे तो हम AD को डायरेक्टली तब लिख सकते हैं। ठीक है, तो A/B दिया है उसने 3:4, B/C दिया है 5:7, नीचे लिखते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा D। CD दिया है 8:9, तो CD यहाँ पर है, 8:9 हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 7 क्योंकि बराबर में है 7, यहाँ पर 8 तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर कॉपी किया, फिर यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर कॉपी किया, ये यहाँ पर कॉपी किया एंड ये यहाँ पर कॉपी किया, ये यहाँ पर कॉपी किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3:4 था, यहाँ पर 5:7 था और यहाँ पर 8:9 था। ठीक है, फिल कर लिया इसको। अब इनकी आपस में करा दो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन देखिए, 9 7 जा 63 एंड 63 4 जा होता है 252। ठीक है, अब 8 7 जा 56 एंड 56 4 जा होता है 224। अब यहां पर आइए, 8 5 जा 40 एंड 44 जा होता है 160। यहां पर आ जाइए, 8 5 जा 40 एंड 43 जा होता है 120। रेशो फाइनली मेरे पास आ गया है 120, रेशो 160, रेशो 224, रेशो 252। अब यहां पर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि कोई भी नंबर एक ऐसा हो सकता है जो इन सबको डिवाइड कर दे, क्योंकि मुझे चाहिए लीस्ट आइडेंटिटी, मतलब सबसे छोटी पहचान चाहिए मुझे। तो यहां पर मैं 2 से डिवाइड करके देख लेता हूं। 2 6 जा 12 0, 2 8 जा 16 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो मतलब मेरा चांस है कि यही मेरा रेशो होगा। ठीक है, अब यही रेशो होने का मतलब क्या है कि ये रेशो हुआ A/B/C/D का कंप्लीट रेशो, लेकिन उसने पूछा है सिर्फ AD। तो A है मेरे पास 30 एंड D है मेरे पास 63। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा A/D का। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि A/D 30 एंड 63 है। अगर ऑप्शन में यही दिया है तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन ये हो रहा है डिवाइड। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 10 जा 30 एंड 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें चाहिए होती है लीस्ट आइडेंटिटी, मतलब सबसे छोटी वैल्यू। तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 10:21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। A का रेशो B के साथ है 5 7, CD है
2a 3b, देन फाइंड करना है AC का रेशो BD के साथ। ठीक है, उसने दिया है A रेशो B 5/7, तो मैं इसको लिख लेता हूं A/B इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, CD दिया है उसने 2a रेशो 3b, तो मैं इसको लिख लेता हूं C/D इज इक्वल टू है 2a/3b। अब यहां पर CD का जो रेशो है वो 2a 3b है, तो A यहां पर है, B यहां पर है, A यहां पर, B यहां पर, तो A का जो रेशो है वो है 5, B का है 7, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 5 है एंड B की वैल्यू है 7। तो A का रेशो B के साथ तो 5/7 है, मैं C का रेशो D के साथ एक्चुअल वैल्यू निकाल लेता हूं। वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू A की वैल्यू 5, 2 इंटू 5/3 इंटू B की वैल्यू है 7, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 7। तो 5 2 जा 10/7 3 जा 21। अब एक्चुअल में जो C और D है वो है 10 रेशो 21। पूछा क्या है उसने, AC रेशो BD। अब AC रेशो BD पूछा उसने, तो A की वैल्यू क्या है 5, C की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 10, 5 इंटू 10 हो जाएगा, एंड B की वैल्यू है 7 एंड D की वैल्यू क्या निकली यहां पर आके 21। अब इसकी आपस में कर दो मल्टीप्लीकेशन, 10 5 जा हो जाएगा 50 एंड 7 की मल्टीप्लीकेशन 21 में करने के बाद आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास 50/147। उसने पूछा है रेशो, तो ऑप्शन में मिलेगा AC रेशो BD 50/147 और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 1:2:4 देन √5 P² प्लस Q² प्लस R² की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं सीधा सीधा क्या कर लेता हूं, यहां पे P रेशो Q रेशो R दिया है 1:2:4, तो मैं इसको मान लेता हूं x, तो ये हो जाएगा 2x। जब मैं 1 को x मानूंगा तो 2 का 2x हो जाएगा एंड 4 का हो जाएगा 4x। ठीक है, ये वैल्यू सारी की सारी रख दो यहां पर, डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, 5 P की जगह पर x है, क्योंकि P का रेशो था 1 और 1 को माना मैंने x, तो ये हो जाएगा x² प्लस Q², Q है 2x, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये है R, R की जगह पे है 4, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा मेरा 5x² प्लस 2 2 जा 4x² प्लस 4 4 जा 16x²। टोटल मिलाकर x² कितने हो गए, 25x² हो गए रूट में। ठीक है, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म एंड 25 का रूट होता है 5, तो आंसर आ जाएगा 5x। ठीक है, 5x आंसर आ जाएगा, x था मेरा 1 और ये वैल्यू थी P की, तो फाइनली मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 + √2 एंड 12 - √32। मीन प्रोपोर्शन का मतलब, मैंने बेसिक फंडामेंटल की जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, इससे पहली वाली क्लास, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मध्यानुपाती, जिसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन की जो आइडेंटिटी थी वो थी कि वो 2 टर्म देगा और उनके बीच मीन प्रोपोर्शन पूछेगा मध्यानुपाती। तो उसमें हम क्या करते थे, अंडर रूट में मान लो 2 राशि दी है उसने, तो हम क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराते थे और अंडर रूट के अंदर उनको रख देते थे। तो यहाँ पर भी इसने 2 टर्म दिए हैं, लेकिन दिए हैं इस रूप में। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, अंडर रूट जो A टर्म है मेरा वो दिया है इसने 3 + √2 एंड दूसरा दिया है B 12 - √32, दोनों की करा दी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहां पर क्या होगा, मैं इसका सिंपल फॉर्म और लिख देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको 3 प्लस √2 लिखूंगा और इसको लिख दूंगा मैं 12 माइनस 4√2। 4√2 कैसे लिखा, √32 है ये, 4 अंदर जाएगा तो 4 4 जा 16, 2 जा 32 हो जाएगा। इसको लिख दिया मैंने 4√2। अब 3 की मल्टीप्लीकेशन दोनों में होगी तो 3 12 जा 36 एंड 3 की मल्टीप्लीकेशन इसमें होगी तो -4 3 जा 12√2, -12√2। ठीक है, अब √2 को पकड़ेंगे और दोनों में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। √2 की मल्टीप्लीकेशन होगी 12 में तो ये हो जाएगा +12√2 एंड इसकी मल्टीप्लीकेशन जब इसमें होगी तो 4 और √2 की √2 में मल्टीप्लीकेशन होने का मतलब होता है, √2 की √2 में मल्टीप्लीकेशन होने का मतलब होता है कि रूट खत्म हो जाता है। ये जो है ना अलजेब्रा का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि जब रूट की हम रूट में मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं तो रूट उड़ जाता है, जो बचता है वो अंदर का टर्म बचता है। ठीक है, अब √2 की √2 में मल्टीप्लीकेशन होने के बाद बचेगा सिर्फ 2 और यहां पर है 4 तो 4 2 जा हो जाएगा 8 और 8 भी कौन सा, माइनस का। ठीक है, माइनस का 12√2 प्लस का 12√2 खत्म हो जाएगा एंड 36 माइनस 8 आ जाएगा 28 और ये सारा चल रहा है रूट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सारा चल रहा है रूट के अंदर। अब 28 का जो रूट होता है इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 2√7। ठीक है, 2 अंदर जाएगा 4 और 7 4 जा 28। तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 3 प्लस √2 एंड 12 माइनस √32 का मीन प्रोपोर्शन 2√7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 33, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ c। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो और जो एग्जाम में पहले ना आया हुआ हो। ठीक है, a रेशो b रेशो c दिया है 2 3 4 एंड इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे इसको। 2a है, a की वैल्यू है 2 तो 2 2 जा 4, 3b b की वैल्यू है 3 तो 3 3 जा 9, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू दी होती है और ये होता है रेशो। प्लस माइनस में जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है और ये है रेशो। तो रेशो एक्चुअल वैल्यू से रेशो को कभी भी कंपेयर हम नहीं कर सकते। ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, इसीलिए वो क्लास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात को कह रहा हूँ कि वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। इन क्लासेस को देखने से पहले पूरी तरह से समझ में आ जाएगी चीज़। अब यहाँ पर है रेशो, यहाँ पर है वैल्यू, तो मैं इसको वैल्यू मान लेता हूँ। ठीक है, अब a रेशो b रेशो c दिया है 2 रेशो 3 रेशो 4, ये रेशो है, इसको मैं एक्चुअल वैल्यू मान लेता हूँ। मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको मान लो 2x, इसको मानो 3x एंड इसको मानो 4x। अब ये भी एक्चुअल वैल्यू हो गई और ये भी एक्चुअल वैल्यू हो गई हमारी। अब यहां पर क्या है, 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसने दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 33। अब ये एक्चुअल वैल्यू, ये भी एक्चुअल वैल्यू। अब यहां पर a b c का मान रख दो। ठीक है, a को क्योंकि माना है मैंने 2x, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू b है 3x, यहां पर लिख दो 3x प्लस 4 इंटू c है यहां पर 4x, तो यहां पर लिख दो 4x इज इक्वल टू 33। ठीक है, 2 2 जा 4x माइनस 3 3 जा 9x प्लस 4 4 जा 16x इज इक्वल टू 33। अब यहां पर 4 और 16x तो प्लस के 20x हो जाएंगे एंड माइनस का 9x, तो यहां पर हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 33। 11 3 जा 33 होता है, x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई और उसने वैल्यू पूछी है c की। c की वैल्यू है 4x और x की वैल्यू आई है 3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 3, कहने का मतलब 12।
सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 12। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहीं पे है इसका कि यहाँ पर रेशो दिया है और यहाँ पर उसने प्लस माइनस, जहाँ भी, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ भी प्लस माइनस में दी होगी वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, सॉरी वो एक्चुअल वैल्यू होगी, और जो रेशो में दी हुई होगी वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि रेशो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी फिगर की आइडेंटिटी होता है। देखते हैं सेम एज लास्ट क्वेश्चन है ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 7:3:5, देन फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी का रेशो 2a प्लस बी माइनस सी से। ठीक है, अब यहाँ पर तो रेशो है, यहाँ पर प्लस माइनस है, इस टर्म में प्लस माइनस है, रेशो फाइंड करना है प्लस माइनस वाले ही टर्म के साथ। तो यहाँ पर रेशो, यहाँ पर प्लस माइनस, दोनों समुदाय अलग अलग हो गए, दोनों के कल्चर अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्चुअल वैल्यू मानी जाएगी और ये माना जाएगा रेशो, एंड रेशो नेवर कैन बी द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ए रेशो बी रेशो सी है 7:3:5, इसको मैं एक्चुअल वैल्यू मान लूंगा 7x 3x एंड 5x। ठीक है, 7x 3x एंड 5x। अब फाइंड करना है मुझे ए प्लस बी प्लस सी का रेशो 2a प्लस बी माइनस सी से। तो a का रेशो 7 था, एक्चुअल वैल्यू मानी मैंने 7x, तो a को रखूंगा मैं 7x प्लस b 3x प्लस c 5x, एंड इसका रेशो फाइंड करना है 2a से। तो 2a को मानूंगा मैं 7x प्लस b 3x माइनस c 5x। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो 7x प्लस 3x प्लस 5x, 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15x हो गया, एंड रेशो में है 7 2 जा 14x प्लस 3x, 14x प्लस 3x 17x, 17x में से 5x माइनस होंगे तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, x से x खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 15:12। लेकिन ये लीस्ट रेशो नहीं है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा 5:4। उसने रेशो ही पूछा है इस एक्चुअल वैल्यू वाले टर्म का एंड इस एक्चुअल वैल्यू वाले टर्म का रेशो ही पूछा है, रेशो आ गया हमारे सामने 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार दिया है उसने ए रेशो बी रेशो सी 3 4 7 है, देन रेशो बताना है ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों टर्म को मैं ऐड कर दूं और उसका रेशो होना चाहिए सी के साथ, सिर्फ सी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर रेशो है, यहाँ पर प्लस माइनस, तो ये एक्चुअल वैल्यू है, इसको भी मैं एक्चुअल वैल्यू मानना पड़ेगा। तो ए का मानना पड़ेगा 3x, बी को 4x एंड सी को 7x। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी का मतलब तीनों को ऐड कर दो, 3x प्लस 4x प्लस 7x, ये आ जाएगा 14x। 14x का रेशो पूछा है उसने, इसकी वैल्यू आ गई 14x। ठीक है, एंड सी यहाँ पर क्या है 7x, x से x खत्म, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, रेशो आ जाएगा 2:1। तो इस पूरे टर्म का इस c के साथ जो रेशो होगा वो होगा 2:1। अब क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 75% ऑफ b इज इक्वल टू 0.6 ऑफ c, देन फाइंड करना है a रेशो b रेशो c। सीधा सीधा क्या करते हैं, यहां पर है 2/3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन में है a, सीधा सीधा ये आ जाएगा। 75% आगे दिया है तो उस परसेंट को हटा के नीचे लगा देते हैं 100, ये बात आप जानते भी होंगे, एंड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन में है b, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। देन 0.6 को मैं लिखूंगा 6/10, क्योंकि एक डिजिट के बाद है पॉइंट, और जब पॉइंट हम इस कंडीशन में हटाते हैं तो नीचे लग जाती है एक जीरो वाली संख्या, एक जीरो वाला नंबर। ऑफ c का मतलब मल्टीप्लीकेशन में c। अब बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से दो कंडीशन बताई थी कि अगर रेशो इस तरह से दिया हुआ हो और यहां पर बीच में हो इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, उन सारे के सारे टर्म का कर देते हैं रेसिप्रोकल, और इस साइन को हटाकर लग जाता है रेशो वाला साइन। तो यहां पर क्या होगा, हो जाएगा 3/2
ए रेशो 100/75, बी रेशो 10/6, सी। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। 25 3 जा 75, 25 4 जा ये हो जाएगा, और 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो फाइनली मेरे पास जो आएगा वो आएगा 3/2। ए बी सी को मैं भी नहीं लिखता हूं, 3/2 यहां पर आएगा 4/3 एंड यहां पर आएगा 5/3। अब फर्स्ट कंडीशन जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी वो क्या थी? अगर फ्रैक्शन में टर्म दिया हो और रेशो में हो लेकिन जो टर्म हो वो फ्रैक्शन में हो, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद हर टर्म में कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 2 3 3 का एलसीएम आ जाएगा 6 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हर टर्म में 6 की कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। फाइनल जो मेरा एक्चुअल रेशो आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। एक्चुअल रेशो मेरा आ जाएगा 9 8 10 किसका? ए बी सी का। और यही उसने पूछा है कि ए बी सी का रेशो बताइए। तो ए बी सी का फाइनल रेशो मेरे पास क्या आ गया? 9:8:10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, उसने बोला कि ए और बी रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड a प्लस बी रूट 3 इज इक्वल टू है 1/2 माइनस रूट 3, देन ए रेशो बी फाइंड करना है। ठीक है, पूरे के पूरे टॉपिक का ना एक तरह से जूस मान लीजिए क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत अच्छी तरीके से क्लास को देखते रहना एंड तक। ठीक है, अब a प्लस बी रूट 3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें इस टर्म को पकड़ेंगे और रैशनलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि उसने बोला है a और b आर द रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये है इरेशनल नंबर, तो इसका हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। ये अलजेब्रा का होता है ये फॉर्मूला। तो 1/2 माइनस रूट 3 को रैशनलाइजेशन जैसे करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, 2 प्लस रूट 3, इस वाले साइन को चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, पूरे टर्म की इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर एंड माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1/2 माइनस रूट 3 को रैशनलाइजेशन करने के बाद मेरा जो आंसर आता है 2 प्लस रूट 3 आता है। ठीक है, अब a प्लस बी रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। परिमेय संख्या, और ये बोला उसने ए बी आर रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, एंड यहां पर है रूट 3, यह है इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। तो यहां पर क्या फंडा यूज होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम करते हैं कंपेयर करने के बाद देखो ये भी सेम इसी रूप में है, ये भी इसी रूप में है, लेकिन ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है क्योंकि उसने बोला है, तो ए की जगह पर आ जाएगा 2, ये रैशनल नंबर हो गया, एंड ये इरेशनल नंबर दिख रहा है हमें, तो बी की जगह पर क्या आ जाएगा, बी रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3। ये होगा इस तरह से, बी रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा और बी का आंसर आ जाएगा 1। तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। पूछा है उसने a रेशो b, a की वैल्यू आई है 2 एंड b की वैल्यू आई है 1, तो a रेशो b क्या हो जाएगा मेरा 2:1। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने पूछा ही है a रेशो b, a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1,
तो A रेशो B हो जाएगा 2:1। नाउ क्वेश्चन है ये आपके सामने एंड फाइंड करना है रेशो। 4 की पावर 3.5 रेशो है 2 की पावर 5। इन दोनों टर्म के बीच रेशो क्या है एक्चुअल में, ये बताना है, मतलब इनकी पावर को खत्म करना है, सीधी सी बात ये है। अब 4 की पावर 3.5 है तो मैं इसको लिख लूंगा 2 की पावर 2 की पावर 3.5 एंड रेशो है 2 की पावर 5। ठीक है, अब पावर की जब पावर होती है तो पावर की पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ये रूल है अलजेब्रा का। तो 2 की पावर हो जाएगी 2 की मल्टीप्लिकेशन, पावर की पावर में मल्टीप्लिकेशन का मतलब 3.5 इंटू 2, तो 2 की पावर हो जाएगी 7 एंड रेशो बन जाएगा 2 की पावर 5। इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। तो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 खत्म हो जाएगी, आंसर आएगा 2 की पावर 2 और नीचे बचेगा 1। 2 की पावर 2 होता है 4 और नीचे बचेगा 1, तो रेशो मेरा क्या हो जाएगा 4:1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोपोर्शन की। अभी तक हमारा रेशो चल रहा था, थोड़ी सी बात हम प्रोपोर्शन की भी करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन फाइंड करना है कि इन चारों के चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मैंने लास्ट क्लास में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि जो आउटर टर्म की मल्टीप्लिकेशन होती है वो इनर टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, मतलब बाह्य पद की गुणा बराबर होती है अंदर के पद की गुणा के। ठीक है, तो बाहर के जो पद हैं इसमें आउटर टर्म वो है 12 इंटू 12, मल्टीप्लीकेशन इनकी बराबर होगी, इक्वल होगी 9 इंटू 16 के। चेक कर लेते हैं, 12 12 जा 144 होता है एंड 9 को अगर 16 से मल्टीप्लीकेशन करें तो ये भी 144 होता है। तो पहला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, आंसर तो आ गया मेरे पास ये, लेकिन अगर ये ऑप्शन नीचे दिया हुआ होता तो हम चेक करना पड़ता ना, हमें चारों को हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेंगे हम बिना लिखे देखते ही। कैसे, 13 4 जा 52 एंड 11 5 जा 55। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है करेक्ट। बचा ये 30 की अगर मैं 24 से मल्टीप्लीकेशन कराऊं तो 24 3 जा होता है 72। ठीक है, 24 3 जा 72, एक जीरो लग जाएगी। इक्वल टू क्या आना चाहिए 45 की मल्टीप्लीकेशन 30 के साथ, 13 के साथ। 13 की अगर मैं 45 के साथ मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा तो क्या जीरो वाला नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 8x एंड 50 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन x की वैल्यू बतानी है। मतलब कहने का इसका है कि तीन टर्म है 8x एंड 50, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। किस तरह से, इस तरह से 8:x:50 इस तरह से हैं और x की वैल्यू बतानी है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तीन टर्म दिए गए हों और चौथा पूछा गया हो तो हम क्या करते हैं, आउटर टर्म की मल्टीप्लिकेशन एंड इनर टर्म की मल्टीप्लिकेशन को इक्वल रख देते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। लेकिन यहां पर तीन टर्म तो दिए गए हैं लेकिन उन तीन में से ही एक को पूछा है, तो मतलब दो टर्म दिए गए हैं। और मैंने सेकंड कंडीशन में लास्ट क्लास की क्या बताया था कि अगर दो टर्म दिए गए हों और तीसरा टर्म पूछना हो तो उसको बोलते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन। और थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो सेकंड टर्म होता है उसको करते हैं कॉपी, सेकंड टर्म को करते हैं कॉपी और बीच में प्रोपोर्शन का साइन नहीं है, इसको बीच में कर देंगे प्रोपोर्शन में। ठीक है, सेकंड टर्म कॉपी होगा थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए। थर्ड प्रोपोर्शन हम कब फाइंड करेंगे, जब हमारे दो टर्म दिए गए हों और तीसरा पूछा गया हो। ठीक है, क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता था कि 8 और 50 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, लेकिन उसने घुमा दिया, यहां पर तीन टर्म दे दिए, देखने में तीन है लेकिन दिए उसने दो ही हैं। ठीक है, अब इसको वही बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, आउटर टर्म की मल्टीप्लीकेशन मतलब 8 इंटू 50 इज इक्वल टू इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 5 जा 40 400। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। उसने यही पूछा है, देन x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x रेशो y इज इक्वल टू 3:5 एंड x माइनस y इज इक्वल टू -2
देन x प्लस वाई बताइए, वही पुराना फंडा, यहाँ पर रेशो दिया है और यहाँ पर माइनस और प्लस में वैल्यू पूछी है और टर्म दिया है माइनस में, तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है ये एक्चुअल वैल्यू है और ये है हमारी रेशो वाली वैल्यू जो एक्चुअल नहीं होती है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए होती है एक्चुअल वैल्यू को। ठीक है, तो मैं इसको एक्चुअल वैल्यू बना लेता हूँ। अब ये एक्स वाई में टर्म दिया है तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्चुअल वैल्यू को इसकी 3a एंड 5a। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, मान ली मैंने। ठीक है, लेट मान लेता हूं मैं 3a एंड 5a इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ x रेशो y। ठीक है, अब x माइनस वाई इज इक्वल टू है -2, तो x को माना है मैंने 3a, y को माना है मैंने 5a और इसकी वैल्यू दी है उसने -2, तो -2a इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस खत्म, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। a की वैल्यू आ गई 1। पूछा क्या उसने, x प्लस वाई, x को माना है मैंने 3a, y को माना है मैंने 5a। ठीक है, तो 3a प्लस 5a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a। ठीक है, a की वैल्यू आई है 1, तो 8 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 8। x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी रेशो b माइनस सी रेशो c माइनस डी इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3, देन फाइंड करना है a प्लस बी को कंबाइन करने के बाद रेशो c के साथ क्या होगा। दिया है उसने a माइनस बी रेशो, तीनों का रेशो इसके बराबर, तो कहने का मतलब है a माइनस बी दिया है 1 के बराबर, b माइनस सी दिया है 2 के बराबर एंड c माइनस डी दिया है 3 के बराबर। अभी रेशो की बात चल रही है, एक्चुअल वैल्यू का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो a माइनस बी 1 के बराबर, देखो a माइनस बी 1, b माइनस सी 2 एंड c माइनस डी 3। अगर मैं यहाँ पर एज्यूम कर लूँ, क्या एज्यूम करूँ, c इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लूँ, क्योंकि दो टर्म में मेरा c है यहाँ पर। ठीक है, a b मैं एज्यूम कर सकता था, लेकिन यहाँ पर 1 है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन c को अगर मैं 1 एज्यूम कर लूँ तो क्या होगा, c की जगह पर -1 आ जाएगा, तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 2, -1 इधर जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, यहां से c को अगर मैं 1 मानता हूं तो यहां पर जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, तो यहां पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। देखो c की वैल्यू 1 यहां पर रखी मैंने, -1 यहाँ पर प्लस हो गया तो b की वैल्यू आ गई 3। अगर 1 यहाँ पर रखूँ मैं तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस का है तो d की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, d की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 यहाँ पर अगर मैं रख दूँ इस वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू b की रखने के बाद -3 प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, b की वैल्यू 3 यहाँ पर रख दी मैंने, यहाँ पर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई 4। a b d और c को हमने माना है 1। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी रेशो था, यहाँ पर भी रेशो है, तो a प्लस डी, a क्या है 4, यहाँ पर आ जाओ, a क्या है 4 प्लस d क्या है -2, तो -2 हो जाएगा। उसका रेशो पूछा गया है c के साथ, c क्या है 1, तो 4 - 2 मतलब 2, 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर। सुनाओ, अब देखते हैं आज का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, x एंड y आर टू नंबर्स, देयर मीन प्रोपोर्शन इज 9 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 2 4 3, देन वैल्यू ऑफ x एंड y। दिया है उसने x और y दो नंबर हैं जिनका मध्यानुपाती 9 है और थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीयानुपाती है 2 4 3। वैल्यू बतानी है x एंड y की। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में दोनों नंबरों की गुणा, मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू दिया है उसने 9। तो मैं क्या लिख लूंगा, एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9 9 जा 81, इधर रूट है उधर जाकर स्क्वायर बन जाता है, ये बात आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 81, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 नाम।
ठीक है, अब उसने बोला है थर्ड प्रोपोर्शन है 243। जब दो नंबर दिए हों और थर्ड प्रोपोर्शन का जिक्र हो तो हम क्या करते हैं, दो नंबर हैं एक्स वाई, रेशो में लिखेंगे, प्रोपोर्शन लगाएंगे, थर्ड प्रोपोर्शन का जिक्र है तो सेकंड टर्म जो है कॉपी हो जाएगा और थर्ड प्रोपोर्शन उसने दिया है तो ये हो जाएगा 243। लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड मैंने आपको समझाया था कि जब दो नंबर दिए हैं और थर्ड प्रोपोर्शन का जिक्र हो तो क्या करते हैं, सेकंड टर्म को कॉपी करना पड़ता है और जो चौथे टर्म का जो वैल्यू आता है उसी को हम थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं। तो चौथे टर्म को उसने दिया है 243। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटर टर्म की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू होती है इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 243 इंटू एक्स। एक्स यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिवाइड में लिख लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 243। अच्छी तरीके से करके मैंने लिख दिया। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 की आपस में करा दो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद क्या होगा, एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स में। देखो एक्स स्क्वायर की एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स में, ठीक है, और 243 की मल्टीप्लीकेशन होगी 9 में, तो x से तो x खत्म हो जाएगा, y क्यूब बन जाएगा ये, और इसका 243 की मल्टीप्लीकेशन जैसे मैं करता हूं तो ये आंसर आ जाता है 19683। 93 जा सॉरी 243 की 9 में जैसे 81 में मल्टीप्लीकेशन होनी है, क्योंकि इक्वेशन ये है 243 की 81 में जैसे मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन करके मैंने देखा हुआ है 19683 इसका आंसर आ जाता है। अब 19683 y क्यूब है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब 19683 और ये होता है 27 का क्यूब, तो y की वैल्यू आ जाएगी 27। y की वैल्यू 27 आ जाएगी। उसने पूछा है दोनों x एंड y, y की वैल्यू 27 तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 27 में यहाँ पर रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 नीचे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 27। Okay guys, this is all about this class and this portion of this chapter, and I hope this entire session, entire class will be quite useful for your upcoming examinations. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के, क्योंकि 5-6 क्लासेस और आने वाली हैं और सारी की सारी क्लासेस का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर आपकी स्क्रीन के राइट साइड में आइकन है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लासेस को देख सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में एक बार और कह देता हूँ आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास सबसे पहले देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आगे की क्लासेस को देखने के लिए। ओके गाइज, आगे की क्लासेस देखने के लिए ये आने वाली क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत।